हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार पे जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो जिस एक पहलू के साथ यहाँ पे हम जुड़ने वाले हैं वो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षा को ही आधारित करते हुए ये पूरा पूरा सेशन आपके लिए देख मिलता है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलेगा, जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाएगा ताकि रोज़ की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन से खास करके हम कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधारित करते हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हुए समझेंगे उन प्रश्नों की प्रवृत्ति जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो विषय संकल्पना की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी विषय के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। पहला शब्द है नरेश। नरेश शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश शब्द की जब बात की जाए तो इसका एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश, खासा अगर देखा जाए तो नरेश के परिप्रेक्ष्य में इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर बात की जाए तो इसे हम नर प्लस एस कह सकते हैं, नरे प्लस स कह सकते हैं, या फिर नय प्लस रेस कह सकते हैं, या फिर इसे नर प्लस ईस कह सकते हैं। तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई संधि वगैरह का एक तरीके से बनावट होती है तो उस दशा में मूल शब्दों को कनेक्ट किया जाता है। मतलब जो शब्द आपके जोड़े जाते हैं उनका कोई एक पर्याय, कोई एक अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों को यहाँ पे चिन्हित किया जाता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नर प्लस एस कोई शब्द नहीं है, नरे कोई शब्द नहीं है, और नय प्लस रेस, अगर रेस की बात की जाए तो रेस कोई शब्द नहीं है। इससे सीधे शब्दों पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एक शब्द संरचना मिलती है वह क्या मिलती है? वह आपको नरेश के रूप में देखने मिलती है। हालांकि अगर इस शब्द को थोड़ा सा आप तोड़ेंगे तो आपको और भी संरचना का आधार मिलेगा। खासा अगर देखा जाए तो इस पैटर्न में आप इसे जो एक नाम देते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसको हम लोग हिंदी में खास करके जब हम संधि संरचना की बात करें तो उसके अंतर्गत इसको गुण संधि नाम दिया जाता है। गुण संधि का नाम दिया जाता है, जहां पे आपने सुना होगा कि जैसे इ, ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे शब्दों के बनावट की बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा किसके बारे में कि जब हम शब्द संरचना की बात करें तो जब आपके हस्व आ और दीर्घ आ के साथ क्या होता है, आपके ई या आपका ओ या ए आपके आ जाते हैं तो उस दशा में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, खास करके जब हमारे पास आ मतलब हस्व आ और दीर्घ आ, हस्व आ और दीर्घ आ जैसे शब्द आपके विद्यमान होते हैं, और उसके बाद ई उ और ए की जब बात की जाए तो ये सारे शब्द आपके सम्मुख देख मिलते हैं। ए की जब बात की जाए तो ए नहीं रे, ठीक है, ये शब्द आपको देख मिलते हैं जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे कनेक्ट होने वाले शब्दों के साथ में एक विशेष परिवर्तन आपको देख मिलता है, जहां पे अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, अ के साथ जब आपकी ई कनेक्ट होती है, अ के साथ जब आपकी ई कनेक्ट होती है तो उस दशा में एक शब्द आपके सामने निकल के आता है और उसे हम कहते हैं ए। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ए कहते हैं। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो फिर आपका अ के साथ जब उ और ऊ कनेक्ट होता है तो उस दशा में जो शब्द बनता है वो बन जाता है ओ। ठीक है, तो ओ बन जाता है। और इसी तरीके से आ के साथ जब आपका री कनेक्ट होता है तो उस दशा में जो शब्द बनता है वो बन जाता है अर। तो विकार की जब बात की जाए तो विकार के संदर्भ में खास करके गुण संधि का जो एक पूरा पैटर्न होता है वो यही होता है कि आ के साथ मतलब हस्व और दीर्घ आ के साथ जब आपकी हस्व ई या दीर्घ आती है या फिर ऊ अर्थात कह सकते हो कि दीर्घ ऊ आता है या फिर री आता है तो उस दशा में जो एक परिवर्तन हमें देख मिलता है तो इसकी जगह पर ए हो जाता है, और साथ ही साथ ऊ की जगह पर ओ हो जाता है और री की जगह पर अर हो जाता है। अब इस संदर्भ की जब बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर प्लस ईस, तो इसमें क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ था और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे दीर्घ ई थी, तो आ और ई मिल करके क्या बना दिए, तो यहाँ पे बन गई ए। तो इस दशा में आपने देखा कि ए की मात्रा इसके ऊपर लग गई, तो नरेश इसका पूरा पैटर्न हो गया। हालांकि नरेश के अलावा अगर देखा जाए तो इसी तर्ज पर आप कह सकते हो कि जैसे एक शब्द है परम, और परम के साथ हमने क्या जोड़ा, ईश्वर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ शब्द है, यहाँ पे ई है, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो कई बार आपने सुना भी होगा क्या बोला जाता है,
परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर नाम की जो एक संज्ञा मिलती है वह आपसे इसी से प्राप्त हो जाती है। सेम इसी पैटर्न की जब बात की जाए तो आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है राजा के साथ में एक शब्द जुड़ता है ऋषि। ठीक है, राजा के साथ में एक शब्द जुड़ता है जिसका नाम होता है ऋषि। तो राजा के परिपेक्ष में क्या है, यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे री की मात्रा है। तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, अर बना देते हैं। तो इस दशा में जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, राजर्षि। ठीक है, राजर्षि। तो राजर्षि की जब बात की जाए तो यह इसका पूरा पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, राजर्षि। इवन एक शब्द की और अगर बात की तो एक शब्द और आपने सुना होगा, जैसे एक शब्द है सुरेश। सुरेश शब्द जो बनता है वो कैसे बनता है, तो आप भी कह सकते हैं, यहाँ पे शब्द होता है सुर प्लस ईस, अर्थात कह सकते हो कि सुर प्लस ईस मतलब जो देवताओं का एक तरीके से ईश्वर है, देवताओं का जो एक राजा है उसे हम सुर कहते हैं और सुर के परिपेक्ष उसका ईश्वर अर्थात सुरेश। तो यहाँ पे भी क्या मिलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ की मात्रा है और अ के साथ आपकी ई की मात्रा जुड़ती है और इस दशा में क्या हो गया, ए आपका परिवर्तित हो गया। तो सुरेश की मात्रा यहाँ पे आपको दिख मिलती है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखिएगा। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब आपके उदाहरण आपको दिख मिलते हैं जब हम गुण संधि की बात करें। ठीक है, तो गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है, यह सारे विषय आपके आते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि तथैव। आज एक शब्द है तथैव। तथैव की जब बात की जाए तो इसका एक सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव शब्द की जब बात की जाए तो तथैव शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर करिएगा। क्लियर, यहाँ पे तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पुनः अगर इस शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे एक संधि का पूरा पैटर्न होता है कि जब आपके आ के साथ असमान कोई स्वर आता है, खास करके जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे ए और ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक संरचना निकल के सामने आती है वो ये आती है कि आ के साथ ए आपका ऐड होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बनता है ऐ। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आ के साथ में जब आपका ओ और औ अर्थात खास आप कह सकते हो इसको हम क्या कहते हैं, इसके परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसके परिपेक्ष को हम लोग हस्व ए और दीर्घ ऐ के रूप में नाम देते हैं और इसी तरीके से हस्व औ और हस्व के अलावा दीर्घ औ की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका औ बन जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि आ के साथ जब आपकी ए आती है तो उस दशा में बड़ा ए बनता है और छोटा आ के अलावा बड़ा आ के साथ जब आपके ओ और औ आता है तो उस दशा में औ बन जाता है। यही इसका पूरा पैटर्न है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें शुद्ध रूप से आप देख पा रहे हैं विस्तार होता है और इसी कारण से इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको हम लोग सामान्य अवस्था में वृद्धि संधि नाम देते हैं। और आज वृद्धि संधि के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप भी जानते हैं तथा, और तथा के साथ क्या जुड़ता है, अय शब्द जुड़ जाता है। तो इस दशा में यहाँ पे आ की मात्रा होती है और यहाँ पे अय की मात्रा होती है तो बनता क्या है, अय बन जाता है। और इससे क्या होता है, इससे आप देख पाते हैं कि शब्द हमारे सामने आ जाता है तथैव। ठीक है, तो तथा के साथ अयव जब आपका जुड़ता है तो यही क्या हो जाता है, तथैव की संज्ञा दे देता है। ठीक है, तो तथैव जो आपके वृद्धि संधि का एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो खास अगर देखा जाए तो तथैव इसके अंतर्गत क्या होता है, एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक शब्द और आपने सुना होगा, जैसे बनौषधि। बनौषधि इसका पैटर्न क्या है, तो ये होता है बन और बन के परिपेक्ष औषधि। ठीक है, तो बन के परिपेक्ष बन के साथ औषधि, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है। तो आ और ओ ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, कुल मिला जुला के औ की मात्रा निर्मित कर देते हैं। तो अ और औ ये मिलके क्या बना देते हैं, औ की मात्रा बनते हैं। तो इससे क्या होता है, बनौषधि आपने हमेशा से सुना होगा। ठीक है, बनौषधि की जब बात की जाए तो बनौषधि का नाम आपने कई बार इस पैटर्न पे सुन रखा होगा। ठीक है, इसको आपने कई बार सुना होगा। तो तथैव, तथैव के अलावा बनौषधि, इन दोनों को खास ध्यान रखिएगा किस एक पैटर्न पे जब हम इसके नाम की बात करते हैं। क्लियर, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि अत्याचार। अत्याचार की जब बात की जाए तो अत्याचार का जो एक सही संधि विच्छेद है वह हमें देखने को मिलता है।
अत्याचार की जब बात की जाए तो अत्याचार के अंतर्गत संधि विच्छेद का जो एक पैटर्न होता है वह हमें देखने को मिलता है। खासा ध्यान रखिएगा, एक्चुअली हमारे यहाँ पर जब हम ह्रस्व आ और दीर्घ ई की बात करते हैं, ह्रस्व उ और दीर्घ उ की बात करते हैं, या फिर री की बात करते हैं और इसके साथ जुड़ने वाले शब्दों में खास कोई असमान स्वर की बात करते हैं, असमान स्वर, तो उस दशा में क्या हो जाता है, उस दशा में आपने अक्सर देखा होगा कि जो एक विकार उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है, वो क्रम से या, व और र हो जाता है। तो इस तरीके से ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ अगर मान लेते हैं जैसे आ गया या फिर ए आ गया, तो इस तरीके से असमान स्वर जब आता है तो उसका क्या होता है, यह हो जाता है, ओ की जगह पर वह हो जाता है और री की जगह पर र हो जाता है। तो इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न की जब बात की जाए तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम लोग यण संधि नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, यण संधि कहते हैं। तो यण संधि का जो एक पैटर्न होता है वो यही होता है कि ह्रस्व दीर्घ के साथ जब कोई असमान स्वर आती है तो वह परिवर्तित होता है या व रा के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अत्याचार, अत्याचार की जब बात की जाए तो इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। शब्द क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के साथ फिर क्या होता है, आपका दीर्घ आ जुड़ जाता है। तो इस दशा में क्या होगा, छोटी की मात्रा के साथ अगर आपका आ जुड़ जाता है तो बनता क्या है, यह बनता है। और आपने देखा यहाँ पे क्या लगा है, अत्या, तो अत्याचार यह शब्द आपको मिल जाता है अति प्लस आचार से। ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये आपके यण संधि का पूरा पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो यण संधि के अंतर्गत ये आपको देख मिलता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे एक शब्द आपने हमेशा देखा होगा इति प्लस आदि, और इति प्लस आदि की जब बात की जाए तो उसमें भी क्या है, ई की मात्रा है और आ की मात्रा है, तो बनेगा क्या, ई और या मिल करके यह बन जाएगा। और इससे आपने सुना होगा क्या बन जाता है शब्द, इत्यादि। तो इत्यादि अर्थात या का जो पैटर्न हमारे सामने आता है वह इसी से निकल करके आ जाता है, ठीक है, इत्यादि। इवन अगर देखा जाए तो एक शब्द और ध्यान रखिएगा, अक्सर अपने सामान्य अवस्था में देखा होगा, नाम दिया जाता है अनु प्लस अय, ठीक है, अनु प्लस अय। अगर इसकी बात की जाए तो अनु प्लस अय के अंतर्गत क्या बनता है, तो अनु में क्या मात्रा है, अनु में आप कह सकते हो ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है, ऊ आ आपका शब्द जुड़ा हुआ है। तो अनु के साथ जब आपका अय जुड़ता है तो फिर क्या बनेगा, ऊ के साथ अय जुड़ने पर क्या बन जाएगा, वह बनता है। अब जो हमारे पास शब्द मिलके आता है वो क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा क्या बोला जाता है, अन्वय, ठीक है, तो अन्वय यहाँ पे क्या मिला, वह मिला, तो वह यहाँ से निकल के आ जाता है। तो अनु प्लस अय की जब बात की जाए तो ये इसकी एक कह सकते हो कि क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक शब्द और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने प्रति प्लस उत्तर नाम देखा होगा, तो प्रति में क्या है, ई शब्द है और यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो ई और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा क्या लिखा जाता है, प्रत्युत्तर, ठीक है, तो प्रत्युत्तर यू कहाँ से मिला, ये भी यहीं से मिलता है। तो प्रत्युत्तर की जब बात की जाए तो प्रत्युत्तर जो मिलता है वह भी आपको यहीं से मिल जाता है। तो सीधी सी बात, यण संधि की जब बात की जाए तो यण संधि का यही पूरा पैटर्न होता है कि ई उ री के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो य व र में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अति प्लस आचार, यही इसका सही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक युग्म में खास करके एक सही विलोम दिया गया है, ठीक है। सही विलोम की जब बात की जाए तो सही विलोम प्रवृत्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और सही विलोम प्रवृत्ति की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, दुकूल प्रतिकूल के रूप में, अजर अविनाशी के रूप में, आपके सत्कर्म निष्कर्म के रूप में, विश्वास अविश्वास के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग जुड़े हैं, अक्कू हैं, इंडियन कल्चर हैं, अमित शुक्ला हैं, ठीक है, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं, तो ये काम जरूर करिएगा कि खास करके सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, ठीक है। तो युग्मों की जब बात की जाए तो युग्मों के परिपेक्ष में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। युग्मों की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो कौन सा युग्म आपका क्या है, पूरी तरीके से यहाँ पे सही है, ठीक है, कौन सा युग्म आपका जो है वह पूरी तरीके से क्या है, सही है। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे सही क्या हो जाएगा, यहां पे सही क्या हो जाएगा, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो यहां पे अगर हम बात करें तो दुकूल प्रतिकूल, ठीक है, दुकूल प्रतिकूल
अर्थात अगर हम एक शब्द की बात करें प्रतिकूल, प्रतिकूल के बारे में आपने सुना होगा कि प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो होता है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल मतलब होता है जो आपके अनुसार हो रहा है, तो उसका विलोम होता है प्रतिकूल, ना कि दुकूल होता है। इसी तरीके से अजर की जब बात की जाए तो अजर के लिए जो एक विलोम इस्तेमाल किया जाता है, अजर के लिए अक्सर आपने सुना होगा, अजर के लिए हम सामान्य अवस्था में क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, खास करके मुख्य रूप से हम लोग जरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जरा मतलब जन्म लेने वाला, और अजर मतलब जो जन्म ही नहीं लेता है। ठीक है, तो नाश का अविनाशी हो जाता है, ना कि अजर का होता है। सत्कर्म की जब बात की जाए तो सत्कर्म के लिए निष्कर्म नहीं होता है, बल्कि सत्कर्म के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है दुष्कर्म। ठीक है, तो सत्कर्म के लिए दुष्कर्म इसका विलोम हो जाता है। तो इस तरीके से अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अजर का जरा होता है, सत्कर्म का दुष्कर्म होता है। तो बचा कौन? बचा आपका विश्वास। आज विश्वास शब्द की जब बात की जाए तो विश्वास के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हमारे सदन में इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है अविश्वास मत को लेकर के। तो अविश्वास मत अर्थात विश्वास मत, तो विश्वास का अविश्वास यह आपका इसका सही विलोम हो जाएगा। नाम आता है अशुद्ध का विलोम बताइए। ठीक है, क्या करिए, अशुद्ध जो शब्द है उसका विलोम शब्द का चुनाव करिए, और यह अपने आप में देख मिलता है, जैसे कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, और ऐहिक का लौकिक। तो कौन सा यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल जाता है? यहाँ पे कौन सा शब्द सही होगा? विलोम शब्दों के अंतर्गत कौन सा सही होगा? अशुद्ध विलोम। अब देखिए यहाँ पे पूछा किसके बारे में है? अशुद्ध के बारे में। आप भी जानते हैं कर्कश मतलब होता है एक तरीके से कठोर आवाज। कर्कश के परिप्रेक्ष्य आप क्या कहेंगे? मधुर इसका सही विकल्प होगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब सुख समृद्धि, और उस दशा में क्या होगा? अनैश्वर्य हो जाएगा। ऋजु, ऋजु का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो कि जो सीधा होता है उसका हो जाएगा वक्र अर्थात टेढ़ा, और इस दशा में क्या बचेगा? ऐहिक। ऐहिक की जब बात की जाए तो ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का, और लौकिक की जब बात की जाए तो लौकिक का भी मतलब होता है यही लोक का। तो ऐहिक के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इस दशा में क्या बनेगा? यहां पे बन जाएगा पारलौकिक। क्या बन जाएगा? पारलौकिक। तो ऐहिक का लौकिक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पर्याय हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? पर्याय हो जाता है, जबकि यहां विलोम की बात की गई थी। तो इसका जो संदर्भ होगा लौकिक का जगह पर परलौकिक, मतलब दूसरे लोक से संबंधित। तो यह इसका सही उत्तर होगा। कहा जा रहा है कि अथ एक शब्द है, और इस अथ का क्या करिए आप लोग विलोम बताइए। अथ एक शब्द की बात की जाए तो अथ एक शब्द को लेकर के खासा अगर देखा जाए तो इसका विलोम क्या होगा? यह होगा इल्तिजा, यह होगा इति, या इल्म, या फिर आपके इधर। अथ की जब बात की जाए तो अथ का विलोम क्या होगा? अथ का मतलब होता है एक तरीके से शुरू करना। आपने कई बार सुना होगा ना, एक लिरिक्स आपके बीच में आता है कि अथ श्री महाभारत कथा। अथ मतलब होता है किसी भी की शुरुआत करना। तो इसका अंतिम क्या होगा? तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब कोई कथा वगैरह समाप्त होती है तो कहा जाता है इति श्री। ठीक है, तो इति श्री का मतलब होता है एक तरीके से समाप्त होना। तो अथ का जो होता है वो क्या हो जाएगा? इति के रूप में जाना जाएगा। तो अथ का इति हो जाएगा। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो ही शब्द है इधर, तो इधर का विलोम क्या होगा? इधर का विलोम हो जाएगा उधर। ठीक है, तो इधर का उधर होगा। और इति की जब बात की जाए तो इति का संदर्भ क्या होगा? यहां पर खास ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर आपके अथ के रूप में देख मिलता है। एक शब्द है अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण। इन शब्दों की जब बात की जाए तो इन शब्दों का एक सही विलोम क्या होगा? हमारे यहां पर शब्दों की जब बात की जाए तो शब्दों के विलोम में अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण, ऐसे शब्दों की जब बात की जाए तो ऐसे शब्दों के लिए जो एक आपका विलोम प्रयोग किया जाता है, अगर उसकी बात की जाए तो वह आपको देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो यह सम्मिलित होता है अनावृष्टि सदिष्ट विकेषण के रूप में, अनावृष्टि सक्षम अतिकर्षण के रूप में, अनादिवृष्टि सदृश्य अनाकर्षण के रूप में, अवृष्टि सदृश्य विकर्षण के रूप में। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है ज्यादा जब बरसात होती है, और उस दशा में आपने सुना होगा अवृष्टि मतलब जहाँ पे सूखा पड़ जाता है। अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई ना दे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सदृश, सदृश का मतलब क्या होता है? सदृश का मतलब होता है जहाँ पे चीजें विजुअल हों। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो आकर्षण। आकर्षण का मतलब जब किसी की तरफ हम क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में हो जाएगा विकर्षण। तो यही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। तो
तो यहाँ पे तीनों शब्दों के विलोम के बारे में पूछा था, तो अति वृष्टि का अवृष्टि होगा, अदृश्य का सदृश्य होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा। तो ये सारे पैटर्न आपको देखे मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो यमुना के पर्याय के रूप में जाना जाता है? मतलब यमुना की पर्यायवाची की जब बात की जाए तो यमुना की पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाती है। क्या मिलती है? अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, या फिर चंचरीक, दुहिता, अर्कजा, या फिर कालिंदी, क्षिति, संकुच, या फिर रवि तनया, कालिंदी, बसुमती। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना की पर्यायवाची आपने कई बार सुनी होगी। खासा अगर देखा जाए तो यमुना के बारे में कई बार बोला जाता है कालिंदी। ठीक है, कालिंदी की जब बात की जाए तो कालिंदी इसका नाम लिया जाता है। इवन अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रवि तनया का भी नाम देते हैं। रवि तनया मतलब सूर्यपुत्री के रूप में नाम दिया जाता है, तो इसी कारण से इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो रवि तनया या फिर सूर्यपुत्री भी इसे नाम दिया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्कसुता के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो अर्कसुता की जब बात की जाए तो अर्कसुता भी क्या होता है, यमुना के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इवन कई बार आपने सुना होगा इसे कृष्णा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा की जब बात की जाए तो कृष्णा की भी उपाधि इसे दी जाती है। और इवन अगर इसी की बात की जाए तो जिस तरीके से अर्कसुता कहा जाता है उसी तरीके से अर्कजा भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्कजा, कृष्णा, अर्कसुता, सूर्यपुत्री, रवि तनया, कालिंदी, ये सारे जो नाम होते हैं वह किससे समित होते हैं? यह यमुना के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अर्कसुता, इसके अलावा रवि तनया, इसके अलावा कालिंदी, ये सारे नाम जो समित होते हैं, ये सारे नाम किससे समित होते हैं? तो यह आप कह सकते हो मुख्य रूप से यमुना के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यमुना के पर्यायवाची की जब बात की जाए तो यमुना के पर्यायवाची के रूप में यह नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, AGTA की क्लास चलेगी, परेशान मत होइए। पिछले का क्वेश्चन देखकर एक बार, कौन सा पिछला क्वेश्चन क्या सही तो है? अतिवृष्टि, अच्छा, अतिवृष्टि का अवृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अनावृष्टि, सदृश, विकर्षण, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे की बात करें तो एक नाम है कि हिरण। हिरण शब्द की जब बात की जाए तो हिरण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, हिरण शब्द की जब बात की जाए तो हिरण शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह किस एक स्वरूप में आपको दिखता है? ये धूसर के रूप में, ये तुरंग के रूप में, ये सारंग के रूप में, या फिर ये शार्दुल के रूप में। हिरण की जब बात की जाए तो हिरण, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे हिरण के कोई पर्याय के बारे में पूछता है तो हिरण के बारे में कुछ इसके नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे हिरंग की जब बात की जाए तो हिरण के परिपेक्ष आप कह सकते हो, एक तो आपका हिरण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा सारंग के रूप में। ठीक है, सारंग की जब बात की जाए तो सारंग भी क्या होता है, हिरण के पर्यायवाची के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। इवन आपने सुना होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृग भी कहते हैं, मृग। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चूंकि आप भी जानते हैं इसके जो गर्भ होती है, मतलब पेट, नाभि, तो नाभि में एक कस्तूरी नाम का तत्व पाया जाता है और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, सुरभि भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सुरभि की जब बात की जाए तो सुरभि भी इसे नाम दिया जाता है। सुरभि के अलावा अगर देखा जाए तो इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कुरंग। ठीक है, तो कुरंग, तो इस तरीके से हिरण की जब बात की जाए तो हिरण के लिए हिरण भी होता है, सारंग भी होता है, मृग भी होता है, सुरभि भी होती है, कुरंग भी होती है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे पर्यायवाची के बारे में पूछा है तो धूसर तो होगा नहीं, तुरंग भी नहीं होगा, शार्दुल भी नहीं होगा, यहाँ पे जो शब्द होगा वो हो जाएगा सारंग। ठीक है, तो सारजंग की जब बात की जाए तो आपको दिख मिलेगा। धूसर की जब बात की जाए तो ये किसका पर्यायवाची है, तो धूसर पर्यायवाची आपके गधे का अर्थात गर्दभ का। यही अगर देखा जाए तो तुरंग, तुरंग मतलब आप भी जानते हैं ये घोड़े से समित है, घोड़ा अर्थात अश्व, अश्व या घोड़ा। और शार्दुल की जब बात की जाए तो शार्दुल का संबंध किससे है, तो शार्दुल आप भी जानते हैं ये सिंह का पर्यायवाची है, तो सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दुल। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक शब्द आता है कि भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं,
मतलब जो भूमि एक विषय होती है, उस भूमि के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को हम लोग किस एक नाम से जानते हैं। खासा अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम होता है भूगर्भवेत्ता के रूप में, ये होता है पुरातत्व वेत्ता के रूप में, नीतत्व शास्त्री के रूप में, या फिर भूकंप वेत्ता के रूप में। अब देखिए, नाम से ही पता चला है भूकंप वेत्ता की जब बात की जाए तो ये किसके बारे में जानकारी रखेगा, भूकंप विधान के बारे में जानकारी रखेगा। तो भूकंप वगैरह को आधारित करते हुए अगर कोई व्यक्ति जानता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप वेत्ता के रूप में जानते हैं। ठीक है। नीतत्व अर्थात नी मतलब होता है मानव, और मानव की जब बात की जाए तो मानव विकास से संबंधित तत्वों के बारे में जानकारी रखने वाला क्या कहा जाता है, नीतत्व शास्त्री के रूप में जाना जाता है। पुरातत्ववेत्ता की जब बात की जाए तो ये क्या होती है, जो प्राचीन एक तरीके से पुरानी चीज़ें प्राप्त होती हैं, या खुदाई वगैरह से समेत आपकी चीज़ें प्राप्त होती हैं, या आप कह सकते हो कि जो प्राचीन काल की सभ्यताओं वगैरह के बारे में साक्ष्य मिलता है, उन सब चीज़ों को आधारित करते हुए क्या करता है, यह यहाँ पे जानकारी रखता है। ठीक है। तो पुरातत्ववेत्ता की जब बात की जाए तो प्राचीन चीज़ों वगैरह के बारे में जानने वाला पुरातत्ववेत्ता। तो भूमि के अंदर जो पाया जाता है उसका क्या संदर्भ है, उसका संदर्भ होता है भूगर्भवेत्ता को लेकर के। तो भूगर्भवेत्ता की जब बात की जाए तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, यह भूमि के अंदर रखने वाली जानकारी के लिए भूगर्भवेत्ता का प्रयोग किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानता है, नृतत्व शास्त्री जो मानव विकास के बारे में जानता है, और भूकंपवेत्ता अर्थात जो भूकंप वगैरह के बारे में जानता है। रात में विचरण करने वाले के लिए हम लोग क्या एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, पूरी पूरी रात घूमता रहता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके लिए कौन सा एक विशेष शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, जो खास करके रात्रि में क्या करता है, विचरण करता है। अब रात्रि में विचरण करने वाले की जब बात की जाए तो उसको आपने कई बार सुना होगा, उसे क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। तो निशाचर की जब बात की जाए तो ये इसे कहा जाता है। ठीक है। आगे की बात की जाए तो जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम दिया जाता है जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो। खासा अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा। अब देखिए, अगर कुछ शब्दों की बात की, जैसे अलभ्य है, अलभ्य की जब बात की जाए तो अलभ्य का मतलब होता है जिसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जो प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अलभ्य के रूप में जानते हैं। इसी तर्ज पर अपाच्य मतलब जो पचाया नहीं जा सकता है, जो पचा नहीं पाते हैं उस चीज़ों को क्या किया जाता है, अपाच्य कहा जाता है। पथ्य की जब बात की जाए तो पथ्य बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जब भी कोई रोगी वगैरह होता है तो रोगी वगैरह के परिपेक्ष क्या किया जाता है, ये भोजन दिया जाता है। ठीक है। तो रोगी वगैरह के लिए पथ्य दिया जाता है। अखाद्य की जब बात की जाए तो अखाद्य का मतलब होता है जो खाने के योग्य ना हो। तो जो खाने के योग्य नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम अखाद्य के रूप में नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अखाद्य की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है आपके अखाद्य के रूप में। पद्य की जब बात की जाए तो ये रोगी को दिया जाने वाला भोजन। अपाच्य मतलब जो पचता नहीं है, और अलभ्य मतलब जिसे हम प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। खासा जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए हम लोग क्या एक शब्द बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। कौन सा शब्द यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, खास करके जिसके पास अपना घर नहीं है। अब देखिए, गृही का मतलब क्या होता है, गृही का मतलब होता है जिसके पास ऑलरेडी क्या है, अपने बाल बच्चे हैं। तो बाल बच्चे वाले की जब बात की जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है, बाल बच्चे वाला ही एक तरीके से गृही होता है। ठीक है। तो बाल बच्चे वाले की जब बात की जाए तो यह आपका गृही माना जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें अभिषेक, तो अभिषेक मतलब आपने देखा होगा कि जब राजा का एक तरीके से कह सकते हो कि राज समारोह वगैरह किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम अभिषेक के रूप में जानते हैं। तो राजा का राज समारोह वगैरह आपको अभिषेक में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बचता है, जिसके पास घर ना है। तो घर नहीं है इसका मतलब क्या है, अनिकेत, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा निकेत का मतलब होता है महल या आपका अपना घर। और जब इसके साथ एक शब्द होता है किसके रूप में, खास करके अ शब्द, तो अ का मतलब क्या होता है, नहीं। तो जिसके पास अपना घर नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इस स्वरूप में आप देख पाते हैं। ठीक है। तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। और बिल्कुल अकिंचन की जब बात की जाए अक्कू, तो ये बिल्कुल सत्य बात होता है कि जिसके पास कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं होता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे हम अकिंचन के रूप में नाम देते हैं। ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है कि कौवा। कौवा शब्द की जब बात की जाए तो इसका स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बना पाते हैं,
कौवा एक जो शब्द है, अगर इसको हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसे हम कैसे बना पाते हैं? अगर बनावट की बात करें तो ये कौवा के अंत में ई लगा दिया जाता है, कौवा के अंत में आनी लगा दिया जाता है, कौवा के पहले स्त्री लगा दिया जाता है, या फिर कौवा के पहले मादा लगा दिया जाता है। देखिए, हिंदी भाषा की जब भी बात की जाती है तो हिंदी भाषा में आपने सुना होगा कि यहाँ पे लिंग के आधार पे क्या होते हैं, दो बिंदु आपको दिख मिलते हैं, खास किसके स्वरूप में? तो एक होता है पुल्लिंग अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और एक होती है स्त्रीलिंग जो आपके महिला जाति का बोध कराती है हिंदी में। हालांकि संस्कृत में तीन होते हैं, पुरुष, महिला, और इसके अलावा आपका जब हम बात करते हैं उभय लिंग या नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका एक पैटर्न होता है, तो उन शब्दों के पहले क्या लगाया जाता है? मादा या नर लगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि नर कौवा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? मादा कौवा, ठीक है। तो नर कौवा का क्या हो जाएगा? मादा कौवा, क्योंकि कौवा जो एक शब्द है वो एक कॉमन शब्द होता है, तो इसको डिफरेंस करने के लिए हम नर या मादा लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कौवा के पहले हम लोग क्या करेंगे? मादा शब्द लगा देंगे। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शब्दों के पास क्या करते हैं? हम ऐसे तत्वों को लगा देते हैं। जैसे एक शब्द है नर मक्खी, तो नर मक्खी का क्या हो जाएगा? नर मक्खी का एक तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा मादा मक्खी। तो मादा मक्खी की जब बात की जाए तो मादा मक्खी क्या होगी? नर मक्खी के पैटर्न में आपको देख मिल जाएगा, ठीक है। नर मक्खी की जब बात की जाए तो नर मक्खी के लिए मादा मक्खी हो जाएगी। सेम उसी पैटर्न पे अगर देखा जाए तो जैसे नर तितली, तो नर तितली का क्या बन जाएगा? नर तितली की जब बात की जाए तो ये बन जाएगी आपकी मादा तितली, ठीक है। मादा तितली की जब बात की जाए तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नर खटमल, ठीक है, नर खटमल, अगर इसकी बात की जाए तो नर खटमल का क्या बनेगा? नर खटमल की जब बात की जाए तो नर खटमल का आपका मादा खटमल बन जाएगा। तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे हमारे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? नर या मादा के आधार पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक शब्द है कि मंत्री। आज मंत्री शब्द की जब बात की जाए तो मंत्री शब्द का लिंग क्या माना जाता है? मंत्री की जब बात की जाए तो मंत्री नाम का जो एक शब्द होता है उसके लिए हम लोग क्या उसका लिंग मानते हैं? देखिए, कुछ तत्व ऐसे होते हैं शुद्ध रूप से अगर देखा जाए जो प्रोफेशन से समेत होते हैं, ठीक है, प्रोफेशन से समेत होते हैं, तो उनको हम एक तरीके से उभय लिंग मानते हैं, उभय लिंग मानते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि डॉक्टर। अब डॉक्टर आप भी जानते हैं, चूंकि डॉक्टर में महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, तो इस दशा में इसको हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि टीचर, टीचर की जब बात की जाए तो टीचर क्या है? ये भी आपका पुरुष हो सकता है, ये भी आपका महिला हो सकता है, ठीक है। तो टीचर ये भी अपने आप में क्या होता है? इस संदर्भ में आपको दिख मिलता है। तो जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड संबंधित होते हैं, अर्थात अगर देखा जाए जो नौकरी पेशा होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? ऐसी चीजें आपको दिख मिलती हैं। जैसे एक शब्द है मंत्री, तो मंत्री की जब बात की जाए तो मंत्री क्या है? अब मंत्री में आप भी जानते हैं कि मंत्री क्या होता है? मंत्री पुरुष भी हो सकता है और संयोग से मंत्री आपकी महिला भी हो सकती है। तो महिला और पुरुष क्या हो जाते हैं? यहाँ पे आपके मंत्री हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए जैसे देश के प्रधानमंत्री, अब देश के प्रधानमंत्री की जब बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, तो ये भी आपका महिला पुरुष हो सकता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो देश के राष्ट्रपति, अब देश के राष्ट्रपति एक समय था जब अब्दुल कलाम थे, लेकिन आज कौन है? आज के संदर्भ में आपकी द्रौपदी मुर्मू है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर आपका जो सचिव, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं, अगर इनकी जब बात की जाए तो इनका संदर्भ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सचिव, इन सब की जब बात की जाए तो आपके उभयलिंगी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? हाँ बिल्कुल, एयर होस्टेज की जब बात की जाए तो एयर होस्टेज, इवन आप कह सकते हो वकील, ये सारी चीजें आपको देख मिलती हैं। पुल्लिंग शब्द की जब बात की जाए तो पुल्लिंग शब्द में खास देखने को मिलता है। पुल्लिंग शब्द की जब बात की जाए तो कौन सा शब्द इसमें आपको देख मिलता है? जैसे मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या फिर आपके विधुर। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बनता है। देखिए, अगर हम अपने यहाँ पे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग विधान होते हैं, लेकिन एक विधान ये होता है कि शब्दों के अंत में क्या किया जाए? आप प्रत्यय लगा दिया जाए, ठीक है।
आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक शब्द है हमारे पास, खास करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, एक शब्द है भैंस। तो भैंस जो हमें दूध देती है, अर्थात ये कह सकते हो कि ये स्त्रीलिंग का बोध होगा। तो इस दशा में इसमें हम क्या करते हैं, आ नाम का प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, भैंसा बन जाता है। ठीक है, और भैंसा की जब बात की जाए तो ये पुल्लिंग का बोध कराता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भेड़, भेड़ की जब बात की जाए तो भेड़ के साथ जब हम आ लगा देते हैं तो उस दशा में क्या बन जाता है, आप कह सकते हो कि भेड़ा। ठीक है, तो भेड़ा की जब बात की जाए तो भेड़ा इसका संदर्भ आपको दिख मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भेड़ का भेड़ा ये क्या हो जाएगा, यह इस क्रम में आपको देखने मिलता है। तो भैंस की बात हो गई या फिर आपके भेड़ की बात हो गई, तो ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ नाम का जो एक प्रत्यय होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आ नाम का प्रत्यय लगा करके यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, बाकी मर्दाना, बुढ़ापा, इन सब की जब बात की जाए तो एक तरीके से फील बताते हैं। ठीक है, खास कर देखा जाए तो ये पुल्लिंग से इनका कोई लेना नहीं है। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई एक कहानी आपको दिख मिलती है। किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी जब बात की जाए तो इनके द्वारा कौन सी कहानी आपकी लिखी गई है। नाम आपकी आती है प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती या 11 वर्षों का समय। अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। अगर हम पुस्तकों की बात करें जैसे प्लेग की चुड़ैल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक लिखी है भगवान दास ने। ठीक है, भगवान दास की जब बात की जाए तो भगवान दास के द्वारा खास करके प्लेग की चुड़ैल लिखी गई है। इवन अगर देखा जाए पंडित और पंडितानी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गिरजा दत्त बाजपेयी के द्वारा। गिरजा दत्त बाजपेयी की जब बात की जाए तो गिरजा दत्त बाजपेयी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इंदुमती। इंदुमती की जब बात की जाए तो ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। और 11 वर्षों के समय की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल की जब बात की जाए, जिनके लिए आप जानते भी हैं शुक्ल युग का इस्तेमाल किया जाता है, तो 11 वर्षों का समय पंडित रामचंद्र शुक्ल के लिए समर्पित होता है, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास और पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त बाजपेयी के लिए। क्लियर। आगे की बात की जाए तो हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी की जब बात की जाए तो ये किस एक व्यक्ति का विशेषतः काव्य संग्रह आपको दिख मिलता है। ये दिनकर का है, ये राजकुमार वर्मा का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, या फिर आपके भगवती चरण वर्मा का है। हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी की जब बात की जाए तो इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। हिमतरंगिणी खासा अगर देखा जाए तो ये काव्य संग्रह किससे समेत आपको दिख मिलता है। हिमतरंगिणी की जब बात की जाए तो ये किससे समेत आपको देखने को मिल जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये पुस्तक कब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है 1949 में। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। माखनलाल चतुर्वेदी कौन है, तो ये वही व्यक्ति हैं जिनको सन 1955 में क्या किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता। खासा जब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, मतलब एक काव्य संग्रह है जिसका नाम होता है हिमतरंगिणी। ठीक है, तो हिमतरंगिणी की जब बात की जाए तो हिमतरंगिणी आपके माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जाता है कि आधुनिक ढंग के संदर्भ में पहले एकांकी के रूप में किसका नाम लिया जाता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर समय के आधार पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों वगैरह के रचनाओं के बारे में चर्चा मिलती है। और उस दशा में अगर देखा जाए तो आधुनिक ढंग से पहले एकांकी, एकांकी मतलब एक तरीके से नाटक समझिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह किसको माना जाता है, ये नाटक जो है ये आप कह सकते हो कि 1930 में आपकी लिखी गई थी। ठीक है, 1930 में आपके लिखी गई थी। एक टिक और दे देते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद की जब बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रचना कौन सी है, तो रचना होती है एक घूंट। ठीक है, एक घूंट की जब बात की जाए तो एक घूंट आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी आपकी मानी जाती है। ये बादल की मृत्यु किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है राजकुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, राजकुमार वर्मा की जब बात की जाए तो राजकुमार वर्मा के द्वारा ये बादल की मृत्यु आपकी लिखी गई है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कारवां किसके द्वारा लिखा गया है, कारवां की जब बात की जाए तो ये लिखा गया है भुवनेश्वर के द्वारा। भुवनेश्वर की जब बात की जाए तो भुवनेश्वर के द्वारा यह लिखी गई है। और भोर के तारा की जब बात की जाए तो भोर का तारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जगदीश चंद माथुर के द्वारा। तो जगदीश चंद माथुर की जब बात की जाए तो उनके द्वारा ये भोर का तारा लिखा गया है।
तो बादल की मृत्यु राजकुमार वर्मा के द्वारा, एक घूट आप कह सकते हो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कारवा भुवनेश्वर के द्वारा, भोर का तारा ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि तद्भव और तत्सम में कौन सा शुद्ध युग्म है, मतलब सही कौन सा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये समित है नक्षत्र नखत के रूप में, पकवान पकवान के रूप में, गिद्ध गीध के रूप में, अस्वाय या फिर ओस के रूप में। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? शुद्ध युग्म आपको देखने को मिल जाता है। शुद्ध युग्म की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, पकवान की जब बात की जाए तो पकवान के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है पक्वान। क्या बोलते हैं? पकवान। ठीक है, तो पकवान इसका होगा, ये पकवान से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें गिद्ध को लेकर के, तो गिद्ध के लिए गृद्ध नहीं होता है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये शब्द जो होता है वह आपको देख मिलता है गृद्ध। ठीक है, तो गिद्ध की जब बात की जाए तो गिद्ध का नाम कुछ इस तर्ज पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, गृद्ध की जब बात की जाए तो गृद्ध आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? गृद्ध की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है। अवस्याय की जब बात की जाए तो अवस्याय आपके ओस के परिप्रेक्ष्य आपका इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा क्या? नक्षत्र नखत के रूप में। तो तद्भव तत्सम की जब बात की जाए तो इसका शुद्ध स्वरूप कौन सा होगा? तो शुद्ध की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, अवस्याय अर्थात ओस। ओस की जब बात की जाए तो ओस क्या होगा? इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो बच्चा। बच्चा की जब बात की जाए तो बच्चा का एक तत्सम स्वरूप होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चा, बच्चा की जब बात की जाए तो बच्चा का एक तत्सम स्वरूप आपको दिख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं तत्सव की जब बात की जाए तो तत्सम का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो शुद्ध रूप से क्या हुए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, और संस्कृत से जस के तस आए हुए शब्दों का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तद्भव की जब बात की जाए तो तद्भव का मतलब होता है कि एक ऐसे शब्द जिनमें क्या हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, और ऐसे विकार उत्पन्न होने के बाद ही क्या हुआ है, उनका निर्माण हुआ है। तो बच्चा की जब बात की जाए तो बच्चा के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है वत्स। वत्स की जब बात की जाए तो ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ये क्या है? अग्नि है, पुष्प है, श्लाका है या फिर 14 है। तद्भव शब्द की जब बात की जाए तो तद्भव शब्द आपको देखने को मिल जाता है अग्नि, पुष्प, श्लाका या फिर 14। मुख्यतः ध्यान रखिएगा 14, क्योंकि 14 की जब बात की जाए तो इसका जो होता है वो क्या होता है? चतुर्दश होता है। ठीक है, तो चतुर्दश की जब बात की जाए तो चतुर्दश आपके 14 का होता है। बाकी श्लाका की जब बात की जाए तो आपने सुना ही होगा, ये छड़ी के लिए आपके इस्तेमाल की जाती है। पुष्प का आपका फूल हो जाता है, और अग्नि की जब बात की जाए तो आपके आग से संबंधित हो जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो घोड़ा का उपयुक्त एक तत्सम है। घोड़ा की जब बात की जाए तो घोड़ा का एक तत्सम आपको देखने को मिल जाता है। अश्व है, या फिर आपका घोटक है, तुरंग है, या फिर आपकी बाजी है। घोड़ा की जब बात की जाए तो घोड़ा का एक जो आपका तत्सम होता है वह क्या आपको देख मिलता है? घोड़ा। घोड़ा की जब बात की जाए तो घोड़ा का संबंध आपको दिख मिलता है। घोड़ा के बारे में आपने सुना होगा, इसको हम लोग तुरंग की भी संज्ञा देते हैं। इवन बजी की जब बात की जाए तो बजी भी इसका क्या होता है? पर्याय आपको देखने को मिलता है। तो बजी होता है, तुरंग होता है, इवन आपने है के बारे में सुना होगा तो है भी होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका तत्सम क्या है? तो इसका तत्सम होता है आपके घोटक। तो घोटक की जब बात की जाए तो ये इसका तत्सम। खासा 100 गुना लंबा। आज 100 गुना लंबा की जब बात की जाए तो इसमें विशेषण कौन सा है? 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये किसको दर्शा रही है? क्योंकि आप भी जानते हैं जब हम विशेषण की बात करें, जो नंबर्स को दर्शाते हैं ये 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका जो गणना के बारे में दर्शाता है, जहाँ पे हम 1 2 की बात करते हैं तो गणना वाचक होता है। गणना के बाद एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं क्रमवाचक। क्रम मतलब आप कह सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होता है जिसमें हम आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति मतलब जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस टाइप की चीज़ें। फिर आप कह सकते हो इसी संदर्भ में क्या होता है, एक होता है जो पूरे एक समुदाय, एक कम्युनिटी को बताता है। जैसे आप कह सकते हो कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस टाइप की चीज़ें। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या हो जाते हैं? खासा
विशेषण आपको देख मिलते हैं जो क्या करते हैं, गणना को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 गुना की बात चली है, तो 100 गुना का संबंध किससे होगा, ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक से आधारित। ठीक है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। क्या है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब इस दशा में 10वां की जब बात की जाए तो 10वां क्या होगा, अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। उस दशा में अगर हम 10वां की बात करें तो ये किससे समेत होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां। तो इस दशा में इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका यही क्रम वाला, क्योंकि ये क्रम के बारे में बताता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो निम्नलिखित में से एक शब्द ऐसा जो विशेषण नहीं है, क्या है, एक शब्द ऐसा जो विशेषण नहीं है, आकूत, आचार, अर्कण या फिर अचंड। अगर इस शब्द की बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो विशेषण की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो आचार, क्योंकि आचार विचार कोई विशेषण नहीं होता है। बाकी की जब बात की जाए तो बाकी विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। क्या है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अगर इस शब्द की बात की तो इसमें विशेषण के दृष्टिकोण से यह कौन सा विशेषण है, क्या सर्वनामिक विशेषण है, क्रमबद्ध है, या फिर विशेष विशेषण, या फिर विशेष विशेषण। एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, वह अगर देखा जाए तो वह सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो संज्ञा होता है या जो आपका सर्वनाम होता है उसके लिए क्या करते हैं, वह उसकी विशेषता को बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे आपने देखे होंगे जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो विशेषण की भी क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, खास करके प्रविशेषण नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रविशेषण उसे नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि घोड़ा काला है, तो यहाँ पे किसकी बात चली है, घोड़े के बारे में बात चली है कि घोड़े का कलर काला है। तो इसका मतलब इसने संज्ञा को ही बताया, और संज्ञा को बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, खास करके विशेष से विशेषण के रूप में नाम देते हैं। क्योंकि विशेष किसे कहा जाता है, विशेष एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो संज्ञा होता है उसी को कहा जाता है, तो विशेष से विशेषण इस परिपेक्ष में। ठीक है, एक क्वेश्चन है कुल और कूल। कुल और कूल की जब बात की जाए तो इसका सही अर्थ क्या होगा, कुल और कूल, कुल और कूल का जब बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, कुल और कूल। कुल और कूल की जब बात की जाए तो कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब किनारा। पीछे हमने शायद चर्चा भी किया था कुल और कूल के रूप में। उभय और अभय, उभय और अभय, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होगा। अब अभय मतलब आप भी जानते हैं कि जो डरता नहीं है, मतलब एक तरीके से जो निर्भय होता है, और उभय मतलब जो इनमें भी है और उसमें भी है, मतलब दोनों में है, तो इसका होगा क्या, निर्भय और दोनों। ठीक है, ये हो जाएगा। अली और अली, अली और अली, अब अली का मतलब आप भी जानते हैं, अली का मतलब होता है भौरा, और एक अली का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं सखी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, भौरा, सखी, कंधा, हिस्सा, दमन, दामन, दसन, दर्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो मुख्य रूप से अली का मतलब होता है भौरा, और यहाँ पे सखी का अली हो जाएगा। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो इसके अलावा बात आती है कि इसके क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो क्लास की जो पीडीएफ मिलती है वो ध्यान रखिएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त हो जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। रात में 9 बजे आपसे मुलाकात होती है फिर से आपके यूपी के वाले सेशन में। यह सेशन अच्छा लगा था तो इसे लाइक भी करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस क्लास के बारे में एक विशेष जानकारी दी जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।